नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और कहा कि अभी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सलाह दी और कहा कि दस्तावेजों की सूची सीमित नहीं है। ऐसे में आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी मान लिया जाए तो अधिकतर याचिकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वह इस बात को मानता है या नहीं, और यदि चुनाव आयोग आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को नहीं मानता तो उसके लिए चुनाव आयोग ऐसे कारण बताए जो याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह कदम बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित करेगा और समान अवसरों के सिद्धांतों को भी चोट पहुंचाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया की व्यवहारिकता और तय समय सीमा पर भी सवाल किए, जबकि आयोग ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की पल-पल निगरानी हो रही है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील शंकर नारायण ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह केवल इसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहे हैं, चुनाव आयोग की शक्ति को नहीं। बता दें कि पिछले महीने चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची में संशोधन का आदेश देते हुए कहा था कि पिछले 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने से डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संभावना बढ़ गई है। इस कदम की विपक्ष, खासकर कांग्रेस और आरजेडी ने तीखी आलोचना की थी। आयोग ने यह आदेश देते हुए लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज जमा करने की शर्त रखी। उसने आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को अमान्य दस्तावेज करार दिया। हालांकि आधार फिलहाल देश में हर काम के लिए स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन आयोग को वो मंजूर नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्देशों को साफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग में किस बात की ईगो है। सुनिए तेजस्वी ने और क्या कहा। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक या महाविकास अखाड़ी जैसे गठबंधन जरूरी नहीं है। संजय राउत एक नियमित मीडिया बातचीत के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि एमवीए का गठन महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए और इंडिया ब्लॉक का गठन लोकसभा चुनावों के लिए किया गया था। निकाय चुनावों के लिए ऐसे गठबंधनों की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। वहीं इसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इनकम टैक्स के नोटिस और दबाव के दावे पर संजय शिरसाट ने जवाब दिया है। मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि आयकर विभाग सबकी जांच करता है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और मुझे नोटिस मिले हैं। आयकर विभाग को जवाब देना ही होगा। मुझे 9 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया था। मैंने समय मांगा है और हम जवाब देंगे। हम किसी भी जांच का सामना करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस भेजना ये इनकम टैक्स का काम है और हमें उनके काम में कोऑपरेट करना चाहिए। एजेंसी के नोटिस का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है और कोई भी हम पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं यह नहीं कहूंगा कि शिवसेना को दबाया जा रहा है। अगर किसी को नोटिस मिलता है तो इसका मतलब है कि एजेंसी अपना काम कर रही है। गुजरात के वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला महानदी पर बना 45 साल पुराना गंभीरा पुल बुधवार सुबह अचानक ढह गया। इस दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा के कलेक्टर अनिल धमेलिया ने मीडिया को बताया कि हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं और 5 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मही नदी दुर्घटना में आज सुबह 3 शवों को निकाला गया और इसके कारण मरने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। बचाव अभियान आज सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया था। एनडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है।
अधिकतर शवों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 3 लोग लापता हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित कई मामलों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, जो शायद अगली विदेश यात्रा से पहले 3 हफ्तों के लिए देश में रहेंगे। उन्होंने लिखा कि अब जब वे देश में हैं तो शायद उन्हें मणिपुर जाने का समय मिल जाए, जहां लोग 2 साल से अधिक समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों का दौरा किया। इसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल थे। साथ ही जयराम रमेश ने आगे सवाल पूछा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के दोषियों को अब तक न्याय के कटघरे में क्यों नहीं लाया गया। जयराम रमेश का कहना है कि बदलाव के तौर पर वे यानी प्रधानमंत्री मोदी मॉनसून सत्र के लिए एजेंडा तय करने के उद्देश्य से ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक यह अभियान धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ है। उन्होंने इस अभियान के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने गुरुवार को आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर पिछले साल जुलाई और अगस्त में हुए विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई घातक कार्रवाई के संबंध में मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में अभियोग लगाया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मुकदमे की तारीख 3 अगस्त तय की है। अभियोजन पक्ष के एक वकील ने पत्रकारों को बताया कि न्यायाधिकरण ने उनके यानी शेख हसीना के साथ साथ उनके शासन के गृह मंत्री अस्तुज्जमा खान कमाल और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मुंबई के एमएलए हॉस्टल में कैंटीन चलाने वाले केटरर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इस हॉस्टल के कर्मचारी पर शिवसेना विधायक ने कथित तौर पर बासी खाना परोसने के आरोप में हमला किया था। एफटीए ने बुधवार शाम अपने निलंबन आदेश में कहा कि ठेकेदार अजंता केटरर्स ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नियामक ने बताया कि बुधवार को आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में किए गए निरीक्षण के दौरान ये उल्लंघन पाए गए। एफटीए के आदेश में अजंता केटरर्स को गुरुवार से हॉस्टल परिसर में भोजन सेवा बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई सत्तारूढ़ शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा विधायकों के हॉस्टल की कैंटीन में बासी खाना परोसने पर एक कर्मचारी को थप्पड़ और घूंसे मारने के बाद की गई। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कैंटीन के स्टाफ को थप्पड़ मारने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये साफ है कि इनको सिर्फ सत्ता की मौत चाहिए। अगर कैंटीन में कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें इम्प्रूवमेंट करने का मौका देना चाहिए था, लेकिन इस तरह से मारपीट के बाद कैंटीन का लाइसेंस कैंसिल करना और एमएलए को खुली छूट देना। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कहा। देखिए, ये स्पष्ट होता चला जा रहा है कि इनको सिर्फ सत्ता का मौज चाहिए और सत्ता का मौज की वजह से चलते उन्होंने मारपीट कर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा सिचुएशन हो गया है कि अगर कैंटीन में कोई प्रॉब्लम्स थी, उससे पहले भी कोई कंप्लेंट्स आई थी, तो उनको इम्प्रूवमेंट करने का मौका देते, उनसे रिपोर्ट मांगते। पर इस तरीके से मारपीट के बाद उनका लाइसेंस कैंसिल करना और एमएलए को खुली छूट देना, तो ये दिखा रहा है और जनता को एक संदेश दे रहा है कि ये जो हमारे एमएलएज हैं जिनको आप ही ने वोट करके चुना है, जब चाहेंगे आपको मारपीट देंगे और कार्रवाई आपके ऊपर होगी। इनके ऊपर कोई ना एफआईआर दर्ज होगा, ना इनके ऊपर कोई किसी तरीके का बयान दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जो जिस पार्टी से वो आते हैं, अमित शाह सेना से जो वो आते हैं, अमित शाह सेना की पार्टी से अभी तक किसी ने उसकी निंदा नहीं की है। वो पार्टी है जिन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी के चलते, स्टैंड अप कॉमेडियन के एक जोक के चलते उन्होंने एक पूरे स्टूडियो में तहस नहस कर दी थी। वो स्टूडियो जो बहुत सारे कॉमेडियंस का रोजगार का माध्यम था। फिर उनके ऊपर सदन में प्रिविलेज मोशन लेकर आए हैं।
तो ये किस तरीके की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री एक्सप्लेनेशन दे देते हैं पर कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र की जनता देख रही है, समझ रही है और समय आने पे इसका आपको जवाब भी मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से 7 और देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस नई लिस्ट में श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, फिलीपींस, मोल्दोवा और ब्रुनेई शामिल हैं। इन सभी पर 1 अगस्त से टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने इन देशों के नेताओं को भेजे गए पत्र भी पब्लिक किए। इनमें अमेरिका को सामान भेजते समय इन देशों में लगने वाले शुल्कों का जिक्र किया गया है। अब अमेरिका श्रीलंका, इराक, अल्जीरिया और लीबिया से आने वाले सामान पर 30%, मोल्दोवा और ब्रुनेई पर 25% और फिलीपींस पर 20% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर कोई देश अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उसी अनुपात में टैरिफ लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों के आधार पर बदला भी जा सकता है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश समेत 14 देशों पर एक साथ टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।